हेलो दोस्तों, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ फिरोज़ खान। बच्चों, आज अपन टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है IDM। देखो, पीडियाट्रिक में आपने सुना होगा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, या जिसका दूसरा नाम कहते हैं बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। तो लोग दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। तो आज अपन ये पढ़ने वाले हैं कि एक फीमेल है, एक मदर है, और उस प्रेगनेंसी के दौरान वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र है। और यदि डायबिटीज़ मेलाइटिस उस फीमेल को है और यदि उसका बच्चा है तो उस बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स अपने को देखने को मिलेंगे, क्या उनको अपन ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या अपन उस किस एस्पेक्ट से अपन उसको ट्रीट करेंगे, ये सब बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो, आज पढ़ने वाले अपन IDM। बात करते हैं IDM की। क्या होता है IDM? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखेंगे उसका, क्या होता है IDM, क्या कारण है, क्या उसके क्लिनिकल फीचर्स होने वाले हैं, क्या डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन करेंगे और क्या उसका मैनेजमेंट होगा। चलो, लिखा हुआ है बच्चों द हाइपरग्लाइसीमिया सीन। क्या लिखा हुआ है? द हाइपरग्लाइसीमिया सीन इन प्रेगनेंसी। हाँ सर, हमें अच्छे से पता है कि नाम से पता लग रहा है IDM का मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर को हाइपरग्लाइसीमिया है। चलो, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। किसकी वजह से? वजह क्या है, कॉज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम सीन एट 24 to 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। यदि प्रेगनेंसी का 24 से 28 वीक का सप्ताह या उसके बाद की, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद की बात कर रहा हूँ, क्या देखने को मिलता है? जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं। और वह इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या कोज करवाता है? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया। कैसे करवाता होगा सर? लो समझते हैं। चलो साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध क्षमता, रुकावट क्षमता इंसुलिन की। मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है जिस प्रकार हम जानते हैं कि सर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक बंदा है, सर दर्द होता है डेली, सर वो 500 mg की टैबलेट ले रहा है। चलो साहब, 250 से 500 mg उसकी PCM उसका नॉर्मली वो 1-2 दिन में रेगुलर वो ग्रैक बन चुका है उस चीज़ का। चलो ठीक है, हमने ये चीज़ नॉर्मली देखी होगी कि सर 250 से 500 mg ठीक है, वो ले लेता है, ठीक हो जाता है, ले लेता है, ठीक हो जाता है। एक टाइम ये आएगा कि रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाएगी। होता ही नहीं होता कि अब तो उस अफेक्ट को लाने के लिए, सर दर्द को ठीक करने के लिए 500 mg काम नहीं करेगी, मतलब डोज बढ़ानी पड़ेगी। भाई छोटी सी बात है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? पहले भी तो 500 mg से ठीक हो रहा था, अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने उस 500 mg के प्रति क्या डेवलप कर लिया? रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। सेम बच्चों, इसी प्रकार इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस एक फीमेल में ड्यूरिंग गेस्टेशन डेवलप हो जाना, और यदि इंसुलिन की वजह से डेवलप हो गया रेजिस्टेंस, तो सोचिएगा कि इंसुलिन काम क्या करता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करना, मतलब सेल के अंदर रीअपटेक करवाना ग्लूकोज का, यही तो करता है। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। बट यहां सिचुएशन है इंसुलिन रजिस्ट कर गया तो बच्चों होगा क्या? नहीं होगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। तो यही तो कहा है मैंने कि हाइपरग्लाइसीमिया सीन in pregnancy due to insulin resistance at generally seen after 24 to 20 week of the gestation due to the HPL हार्मोन। ये तो समझ आ गया कि सर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, बट ये किस वजह से हुआ? इट इज ड्यू टू HPL हार्मोन। कौन सा बच्चों? HPL हार्मोन। देखो साहब, HPL हार्मोन क्या होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। थोड़ी सी बता देता हूँ OBG के बारे में, तो हल्का सा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, सिंथेसिस होता है। और मैं एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बोलूं तो एग्जैक्ट लोकेशन बच्चों इसका है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जब आपने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा होगा तो बाहर की जो लेयर पड़ी होगी सिनसाइटो, अंदर होती साइटो, तो उस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज सिंथेसिस होने वाला एकमात्र हार्मोन जिसका कहते हैं HPL हार्मोन। होता कैसे है ये HPL जो हार्मोन है? ये प्रकार काम करता है सर 2 हार्मोन की तरह, रिजेंबल काम करता है। रिजेंबल का मतलब एक्ट एज, वैसा ही काम करता है। एक्ट एज ए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। और एक काम करता है एक्ट एज ए प्रोलैक्टिन। किसकी वजह से बच्चों? किस टाइप की तरह? प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलो साहब,
एक सिर्फ प्रोलैक्टिन हार्मोन की तरह काम करता है और एक करता है ग्रोथ हार्मोन की तरह। ये भी सुन लो, कोई पूछ ले कि ये HPL है कितना % काम करता है ग्रोथ हार्मोन की तरह, रिजेंबल लगभग 96% ये काम किसकी तरह करता है, ग्रोथ हार्मोन की तरह करता है। और प्रोलैक्टिन लगभग 67% के आसपास ये रिजेंबल सेम वैसा ही फंक्शन करता है जैसा प्रोलैक्टिन करता है, ठीक है ना। ये दोनों हार्मोन एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलो साहब हम देखते हैं एक्ट एज ए ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से। सर एक्ट एज ए ग्रोथ हार्मोन की तरह ये काम करता है, एक्ट एज एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टी, एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टी। चलो साहब, एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि साहब ये जो हार्मोन है HPL, जो एक एज ए ग्रोथ हार्मोन किस प्रकार काम करता है वो समझिएगा। सर ये काम करता है एंटी इंसुलिन का काम करता है, मतलब इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि इंसुलिन जो करता है उसका विपरीत काम करेगा। यही तो मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ये एंटी इंसुलिन है, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा मदर में। मतलब मैं ये कह सकता हूं हाइपरग्लाइसीमिया इन मदर, हाइपरग्लाइसेमिया कहाँ, इन मदर देखने को मिलेगा। और वही मदर से ट्रांसफर किसको हो जाएगा, बाय द थ्रू द प्लेसेंटा फीटस को। तो फीटस में भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया कहाँ पर, फीटस में भी। किसमें, फीटस में। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। और वह ग्रोथ हार्मोन, वह ग्लूकोज बढ़ा हुआ एक्ट एज करता है ग्रोथ की तरह। ग्लूकोज से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ सर। इसी प्रकार ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। एक्ट एज ए प्रोलैक्टिन का मतलब सर हम समझते हैं कि सर प्रोलैक्टिन का मतलब सर मेमोजेनेसिस में काम आता है। किस में काम आता है, इन मेमोजेनेसिस, मिल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट के लिए काम आता है। जिस प्रकार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बड़ा रोल है, उसी प्रकार HPL का भी बड़ा रोल है मेमोजेनेसिस में। तो सर ये इस HPL की वजह से इस टाइम पीरियड 24-28 वीक के बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप करता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब एंटी इंसुलिन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं बच्चों क्या, IDM, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर या बेबी ऑफ गेस्टेशन मदर। इतना चीज समझ आएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, सर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते होंगे। चलो सर बात करते हैं। पहला क्लिनिकल फीचर सर लिखा हुआ है सर RDS। क्या लिखा हुआ बच्चों, RDS क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तुमने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक में या पढ़ लोगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हाइपोक्सिया और ये एसिडोसिस देखने को मिलता है, सांस में प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी होती है। हुआ कैसे सर, चलो समझिएगा। एक बेबी है, डायबिटिक मदर है। चलो सर मदर क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया। अरे जब मदर में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो बच्चे में ट्रांसफर होगा थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। क्या बढ़ा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। जब बच्चे में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो सर मदर में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था, हाइपरग्लाइसेमिक मदर था, तो इंसुलिन बढ़ा होगा मदर का। बट शर्त कंडीशन ये है कि वो इंसुलिन जो मदर का बना था वो कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। इसी प्रकार जैसे और बता दूं मैं, PTH पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ये कभी भी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता है। तो साहब प्लेसेंटा को क्रॉस ग्लूकोज तो कर गया मां से बच्चे में, बट इंसुलिन कभी भी क्रॉस नहीं करता। तो साहब बच्चे में हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, पर बच्चा तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन बनाएगा। बच्चे में इंसुलिन बना, बच्चे में इंसुलिन बनेगा तो इंसुलिन होता है दुश्मन कोर्टिसोल का। जैसे जैसे इंसुलिन बनेगा बेबी फीटस के अंदर ग्लूकोज बढ़ने की वजह से कोर्टिसोल क्या होगा, कम। और बच्चों कोर्टिसोल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्फेक्टेंट। सब पढ़ा होगा तुमने कि जब जब कोर्टिसोल कम होगा सर्फेक्टेंट कम होगा, जब जब कोर्टिसोल बढ़ेगा सर्फेक्टेंट बढ़ेगा। यहां क्या हुआ, इंसुलिन बना था, कोर्टिसोल कम हुआ था, कोर्टिसोल कम हुआ, सर्फेक्टेंट कम हुआ, सर्फेक्टेंट कम हुआ तो लंग्स इमेच्योर नहीं हुए, मतलब लंग्स सर्फेक्टेंट नहीं बने तो लंग्स इमेच्योर रह गए। और उसी लंग्स इमेच्योर को अपन RDS ही तो कहते हैं। चलो सा इस RDS की वजह से क्या हुआ सर, हाइपोक्सिया हुआ, सांस में प्रॉब्लम आई, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आई। तो बॉडी को मैसेज गया कि सांस में प्रॉब्लम आ रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो बॉडी हम सब जानते हैं ऑक्सीजन बाइंड हीमोग्लोबिन, मतलब सर RBC, मतलब RBC
तो ऑक्सीजन कम मतलब कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, मतलब बॉडी को मैसेज गया कि आरबीसी कम तो नहीं हो गई, तो बॉडी एज ए कंपनसेट क्या करती है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाती है। क्या करती है? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाती है। सोचो नॉर्मली एक टाइम पीरियड पर बनना चाहिए था आरबीसी, वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, यहां तो बॉडी कंपनसेट कर रही है। पता लगा कि आरडीएस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कमी, मतलब हीमोग्लोबिन कम, मतलब ऑक्सीजन आरबीसी कम, बॉडी ने कंपनसेट किया। सेल का साइज, वो जो सेल बनी आरबीसी को इमेच्योर है। क्या है बच्चों? इमेच्योर है, मतलब पॉलीसाइथेमिया, एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इसी वजह से आरडीएस की वजह से क्या देखने को मिला बच्चों? सेकंड सिम्टम पॉलीसाइथेमिया। लिंक समझिएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। चलो आरडीएस की वजह से क्या हुआ? पॉलीसाइथेमिया हुआ। अब मुझे एक बात बताओ कि सर जल्दीबाजी में सेल बनी होंगी तो कुछ इमेच्योर और कुछ मैच्योर ऐसी बनी होंगी। हाँ सर ये तो फैक्ट है। तो सर इमेच्योर सेल का मतलब सर लाइफ स्पान ही प्रॉपर नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल कम होगा नॉर्मल से। अच्छा साहब, तो सर नॉर्मल से लाइफ स्पान कम होगा। जो सेल 80 दिन में ब्रेक डाउन होना चाहिए था, लाइफ स्पान होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं 40 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में, 60 दिन में देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा पॉलीसाइथेमिया नॉर्मल बनी है तो ज्यादा टूटेंगी, जल्दी टूटेंगी, और जल्दी टूटेंगी तो मतलब हीमोग्लोबिन टूटेगा, आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूटेगा और मतलब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। इस वजह से हाइपरबिलिरूबिया देखने को मिला। बोलो समझ आया कैसे कैसे हो रही सिचुएशन? चलो साहब, हाइपरबिलिरूबिया हुआ। नेक्स्ट सिम्टम लिखा हुआ है हाइपोग्लाइसेमिक बेबी। कैसे हुआ यार? कंडीशन तो हाइपरग्लाइसेमिया, पर बेबी हाइपोग्लाइसेमिक कैसे हुआ बताते हैं। देखो फीटस मां के वॉम में है, मां से ग्लूकोज आ रहा है कंटिन्यू, बेबी में ट्रांसफर हो रहा है, बेबी उसके प्रति इंसुलिन बना रही है। पता लग गया आज डिलीवरी हो गई या कल डिलीवरी है, इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज आ रहा था और कंटिन्यू आ रहा है, क्योंकि माँ क्या है? डायबिटिक है। बच्चा इंसुलिन बना रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक स्विच है कि स्विच को मैंने क्लिक किया इंसुलिन बंद, स्विच ऑन किया इंसुलिन चालू, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट सिचुएशन यहाँ हुई कि जब डिलीवरी हुई बच्चों, जब लेबर की प्रोसेस हुई, तो जब कट कर दिया गया, जब कनेक्शन कट हो गया प्लेसेंटा से, बच्चा सेपरेट हो चुका है मदर से, तो ग्लूकोज आना तो बंद हो गया, पर जो बच्चे में इंसुलिन बन रहा था वो तो बंद नहीं हुआ, वो तो धीरे धीरे सप्रेस होगा। वो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज कम होगा नहीं होगा हाइपोग्लाइसेमिक बेबी देखने को मिलेगा साहब। नेक्स्ट मैक्रोसेमिया कैसे हुआ? मैक्रोसोमिया का मतलब होता है बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा जब एट टर्म पर जब वो जन्म लेता है, ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है। कैसे हुआ? वही बात है, सिंपल है, माँ में ग्लूकोज ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिया है, बच्चे में ग्लूकोज आया, ट्रांसफर हुआ कि बच्चा भी हाइपरग्लाइसेमिक हो गया। चलो साहब, बच्चे में फिर इंसुलिन बना। चलो साहब, इंसुलिन बना बच्चे में, तो सर इंसुलिन का काम तो यही होता है कि जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में उसको सेल में ट्रांसफर कर देना एज ए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यही तो होता है, सेल्स लीवर मसल्स में क्या करना? स्टोर करना। यही तो इंसुलिन का फंक्शन है, इंसुलिन ग्लूकोज कम करना, मतलब उस सेल में एज ए ग्लाइकोजन की फॉर्म में डालना ही कहलाएगा सेल का साइज का बढ़ना, अफेक्ट होना। और बेबी जब बर्थ होगा तो बच्चे का साइज कैसा बढ़ेगा? मोर देन नॉर्मल, मतलब वेट भी मोर देन नॉर्मल देखने को मिलेगा। उसी को कहते हैं मैक्रो, मतलब बड़ा, सोमिया मतलब सेल का साइज, बॉडी का साइज, मैक्रोसोमिया देखने को मिलेगा। चलो बच्चों, यहां तक आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट हाइपोकैल्शियमिया, कैल्शियम का लेवल कैसे हुआ वापस समझिएगा। जब मदर में ग्लूकोज ज्यादा तो बच्चे को ट्रांसफर हुआ ग्लूकोज ज्यादा। सर बच्चे को ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो बच्चे के अंदर जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ा तो बच्चे के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ, और जब इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों का अमाउंट बढ़ा एक फीटस के अंदर, तो वो इंटरफेयर करता है, क्या कह दूं मैं, हाइपोकैल्शियमिया में क्या कह दूं, ये इंटरफेयर करता है या अफेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। चलो सर, कैसे होता होगा हाइपोकैल्शियमिया समझिएगा। 2 हार्मोन तुमने पढ़ा होगा सर, एक तो हमने पढ़ा है कैल्सिटोनिन, हाँ सर, और सर एक पढ़ा है हमने पैराथायरॉयड। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से सिंथेसिस होता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिंथेसिस होता है वो होता है पीटीएच। यहां मैं बात कर रहा हूं पीटीएच, बट समझाने के लिए कैल्सिटोनिन बता रहा हूं। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि बोन के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। बोन कैल्शियम बढ़ाता है, मतलब ब्लड के अंदर क्या करता है?
कैल्शियम, कैल्शियम जो ब्लड में है उसको कम करता है। मतलब कि कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम को उठा के रिअपटेक करके बोन में डिपोजिशन करता है, मतलब बोन में बढ़ाता है। ये जस्ट उल्टा करता है, ये करता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ाता है। तो मतलब कम कहाँ करता है सब, बोन कैल्शियम लेवल। सर बोन से उठा कर किस में डालते हैं, दोनों अपोजिट काम करते हैं, मतलब दोनों हार्मोन थायराइड पैराथायराइड के बैलेंस करते हैं कैल्शियम को। मैंने बोला कि सर जब हाइपोकैल्शियम कैसे हुआ कि जब ग्लूकोज बढ़ा और इंसुलिन बढ़ा फीटस में, वो अफेक्ट कर रहा है किसको, पैराथ हार्मोन को। अरे इसको अफेक्ट कर रहा है, मतलब इसका फंक्शन नहीं करने देगा। इसका फंक्शन क्या था कि कैल्शियम बोन से उठा के ब्लड में ट्रांसफर करना, ये कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो जब कैल्शियम बोन से नहीं उठा पाएगा, ब्लड में नहीं डालेगा, तो ब्लड में कैल्शियम कहां से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मतलब कम होगा। और इसी को कहते हैं कम को हाइपोकैल्शियमिया। बच्चों समझ आए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, हाइपोकैल्शियमिया। नेक्स्ट सर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। यार कंजेनाइटल हो सकता है माल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वही है कि जब जब मदर में हाइपरग्लाइसेमिया होगा, फीटस में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। और देखो अति हर चीज की बुरी है, कहते हैं ना, वो वाली बात है कि यहाँ पर ग्लूकोज एक तो एज ए ग्रोथ हार्मोन काम करवा रहा था, अपने शुरू में डेफिनेशन के दौरान पढ़ा, बट जब किसी चीज का ओवर होना वो भी बेकार है, ठीक है। सेम वही चीज यहां हुआ कि ग्लूकोज लेवल फीटस में इतना बढ़ गया कि एक्ट एज ए टेरोटोजन काम करने लग गया। किसकी तरह काम करने लग गया, ग्लूकोज किस तरीके से काम करने लग गया, एक्सेसिव फीटस के अंदर एक्ट एज ए टेरेटोजेनिसिटी। और टेरेटोजेनी तुम सब जानते होंगे, ऐसा जो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल सब एबनॉर्मल डेवलप डिफेक्ट पैदा कर देता है प्रेगनेंसी के दौरान मदर की, किसी अल्कोहल कंजप्शन हो, ऐसे मेडिकेशंस के कंजप्शन हो। इसी प्रकार यहाँ भी ग्लूकोज का कंजप्शन इतना हो रहा है कि एग्स एज ए टेरेटोजन इफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसको कहते हैं VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। क्या बच्चों, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, हार्ट डिजीज कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, हार्ट डिजीज। तुमसे कोई पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये पूछा गया है ना, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज IDM में या बेबी वेस्टेशन मदर में, डायबिटिक मदर में कौन सा देखने को मिलता है, जवाब देना बच्चों हार्ट डिजीज। और हार्ट में तुमसे पूछ ले वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के बीच में क्या रह जाना, सेप्टम रह जाना, जो एक तरीके का क्या है, अबनॉर्मल है, डिफेक्ट है। और तुमसे पूछ ले कि मोस्ट स्पेसिफिक, क्या पूछ ले, मोस्ट स्पेसिफिक पूछ ले, वो होता है सैक्रल एजेनेसिस। नाम से पता लग रहा है सैक्रल, सैक्रल का मतलब है सैक्रल नर्व। अपनी जो सैक्रल नर्व है, सैक्रल नर्व अपना लोअर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। इसमें प्रॉब्लम है एजेनेसिस, मतलब प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ जेनेसिस, मतलब प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब लोअर बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है ना। ऐसी बीमारी को, ऐसी एब्नॉर्मलिटी को कहते हैं सैक्रल एजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों, सैक्रल एजेनेसिस। तो मोस्ट कॉमन VSD हुआ और सैक्रल एजेनेसिस तो हो गया मोस्ट स्पेसिफिक। चलो साहब, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, VSD और सैक्रल एजेनेसिस देखने को मिला। यहां तक समझ में आया सबको। चलो साहब बात करते हैं सर कि बर्थ इंजरी क्या क्या होती होंगी। सर बर्थ इंजरी सोच के देखो, बर्थ इंजरी की वजह क्या है। अभी हमने सिम्टम पढ़ा मैक्रोसोमिया। अरे यार जब बच्चे का साइज नॉर्मल से ज़्यादा है, कहाँ बच्चा 2.5 से 3 किलो का होता था, कहाँ 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो का हो रहा है, मतलब साइज बड़ा है। और एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पे बता देता हूँ, मैक्रोसोमिया का मतलब ये कतई नहीं है कि ब्रेन का साइज भी इतना अफेक्ट हो गया, बढ़ता है। मेजरली बॉडी के एक्सेप्ट ब्रेन, अदर ऑर्गन का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, क्योंकि BBB को इतना क्रॉस नहीं करता है कि इतना अफेक्ट हो, और ऑर्गन पर अफेक्ट करता है। इसलिए ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, याद कर लेना, याद रहे तो, है ना। तो इस मैक्रोसोमिया की वजह से, इस मैक्रोसोमिया की वजह से बर्थ इंजरी देखने को मिल सकती है। साइज बड़ा है तो ड्यूरिंग डिलीवरी दिक्कत आएगी। और कैसे इंजरी देखने को मिल सकती है साहब, शोल्डर डिस्टोसिया, अपना ये डिस्प्लेस हो जाए। अच्छा साहब और क्या हो सकता है सर, हेमेटोमा हो सकता है, ओवरलैपिंग हो जाए सूचर्स का, ये सब देख, बोन्स का, है ना, ये हो सकता है। तो ये सब बर्थ इंजरी आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप क्लिनिकल फीचर्स समझ आए होंगे आप सभी को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स के बाद में कि सब डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन। सर डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन क्या होता है।
है ना सर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मैंने पहले का नाम लिया कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, और सेकंड होता है क्या बोला मैंने कि सर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें समझाने कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, पहले ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है, उसके बाद में ग्लूकोज दिया जाता है, देखा जाता है कि इंसुलिन काम कर रहा है नहीं कर पा रहा, कर रहा है इसका मतलब ग्लूकोज लेवल कम होगा, नहीं कर रहा इसका मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही रहेगा। ये सब इस तरीके से पैरामीटर ग्लूकोज का चेक किया जाता है, इसी को ग्लूकोज टॉलरेट हो पा रहा नहीं हो पा रहा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और तुमसे कोई पूछ ले कि मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है बच्चों, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी, है ना, इतना याद रखिएगा, जीटीटी जो कंफर्मेटरी है, ठीक है ना। और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट सेम नॉर्मली थर्ड ट्राइमेस्टर में डन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इतना सा याद रखना तुम्हें कि आईडीएम में, बेबी ऑफ डायबिटिक मदर में, हम ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा है उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट चेक करते हैं बच्चों। ये बात समझ आई, जीटीटी। चलो साहब नेक्स्ट बात करते हैं साहब कि सर डायग्नोस्टिक के बाद में सर मैनेजमेंट क्या होता होगा। चलो साहब मैनेजमेंट देखते हैं अपन। मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट ये है कि जो जो हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, जैसे ये मान लो जो हमने अभी तक जो क्लिनिकल फीचर्स देखे, सर आरडीएस मान लो, पॉलीसाइथेमिया है, ये सिम्टम्स को ट्रीट करना ही अपना मैनेजमेंट होगा इस प्रॉब्लम का, समझ रहे हो, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना ही अपना मैनेजमेंट होगा। जिस प्रकार आरडीएस है तो साहब आरडीएस का क्या मैनेजमेंट होता है ना, पोजीशन दे दो, सैंक्शनिंग कर दो, सर्फेक्टेंट दे दो, ये सब है ना, पॉलीसाइथेमिया का, इन सब का क्या क्या मैनेजमेंट होगा, वही बात कर रहा हूँ मैं ना। तो साहब हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में मैंने सबसे पहले बोला कि साहब यदि मान लो प्रॉब्लम क्या है, आरडीएस है, क्या है, आरडीएस है, ठीक है, सिम्टम में देखा था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो साहब ऐसे प्रॉब्लम में तुम क्या करोगे, सर बच्चे को क्या देंगे, सर स्नीफिंग पोजीशन दे दो, सर क्या दे दो, स्नीफिंग पोजीशन। स्नीफिंग पोजीशन का मतलब समझते हो क्या होता है, स्नीफिंग पोजीशन का मतलब ये होता है कि साहब एक बच्चे को क्या कर दो, सुपाइन लेटा दो, क्या लेटा दो, सुपाइन लेटा दो, है ना, ये लो साहब ऐसे मान लो, ये सुपाइन लेटा दी, है ना, ये हेड है, ये बॉडी है, ये पाँव इसके, सुपाइन लेटा दिया, और सुपाइन लेटाने के बाद में ये जो अपना हेड, अपनी जो नेक है, उसको क्या कर दो, हाइपर एक्सटेंडेड, मतलब ओनली अराउंड 10 डिग्री के आसपास। ये नॉर्मल है, सुपाइन लेटा हुआ है, हल्का सा हाइपर एक्सटेंड करो, क्यों, और एयरवे को ओपन करने के लिए। आगे अपनी एयरवे है, पीछे जस्ट इसका क्या है, इसोफेगस है। हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ठीक करना है, तो अपना ऐसे नर्सिंग रोल होगा कि पोजीशन प्रोवाइड करना, कौन सी, स्नीफिंग पोजीशन देना। और स्नीफिंग पोजीशन का मतलब ये है कि सुपाइन लेटा के हाइपर एक्सटेंडेड कर देना अराउंड 10 डिग्री के समथिंग। किस तरीके से करोगे अपन, हो सकता है रोल या पिलो अप्लाई कर लो बिलो द शोल्डर नेक, और हल्का सा एक्सटेंड हो जाएगा, इस प्रकार कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा हाइपर एक्सटेंड कर दिया वो हो जाएगी क्या, रोज पोजीशन, ठीक है ना। हमें रोज पोजीशन नहीं देनी है, हमें सुपाइन लेटा के हल्का सा हाइपर एक्सटेंड करना अराउंड 10 डिग्री का समय। सर वो स्नीफिंग पोजीशन हमने दी साहब, स्नीफिंग पोजीशन दे दी साहब। हम और क्या कर सकते हैं, सर मान लो सैंक्शनिंग करने की जरूरत पड़ गई, सिक्रेशंस हो तो सिक्रेशंस हो सकते हैं, तो सर माउथ में सिक्रेशंस हो, बेबी डिलीवर हुआ, सर नोज में सिक्रेशंस हो, तो सबने पढ़ा होगा सबसे पहले हमें माउथ करना चाहिए, है ना, नोज नहीं करना चाहिए, नोज बाद में करना चाहिए क्योंकि वो एस्पायरेशन के चांसेस होते हैं, ये सब अपन सब जानते हैं। तो सर सैंक्शनिंग करवा सकते हैं, है ना, या फिर एसेप्टोसिरिंज, बल्बोसिरिंज, उन म्यूकस से उनकी हेल्प से कर सकते हैं, या सैंक्शन मशीन यूज कर सकते हैं। सैंक्शन मशीन का सर नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, उस सैंक्शन मशीन का सर एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, लगभग टर्म पे 60 से 80 mm ऑफ एचजी के हिसाब से काम करता है, प्रीटर्म है 40 से 60 के हिसाब से करते हैं। ये सब अपन सब जानते हैं कि सैंक्शनिंग करवाएंगे। पोजीशन दे दिया, सैंक्शनिंग मैंने बता दिया कि सर ये प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, पहले माउथ को क्लीन करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, नेजल कैविटी को क्लीन करेंगे। इस प्रकार आरडीएस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जब सब सैंक्शनिंग करेंगे, पहले अपना रोल है एज ए नर्सिंग रोल, बिफोर सैंक्शनिंग अपन बच्चे को क्या करेंगे, या किसी भी पर्सन को जब सैंक्शनिंग करते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हाइपर वेंटिलेट करते हैं, क्योंकि हाइपोक्सिया कोज करता है। नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो सैंक्शनिंग का होता है 5 से 10 सेकेंड, क्या होता है 5 to 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। अरे 10 सेकेंड से ज्यादा अपन ने वो ट्यूब डाल के सैंक्शनिंग कर दी तो ऑक्सीजन भी बाहर आ गई, एयर गैसेस भी बाहर आ गई, बच्चा पहले ही आरडीएस में, और ऊपर से तुम सैंक्शनिंग करके उसको और मारोगे क्या। इसलिए हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए पहला नर्सिंग रोल होगा सैंक्शनिंग, और सैंक्शनिंग से पहला होगा हाइपर वेंटिलेट करना। क्या करना, हाइपर वेंटिलेट करना। और तुमसे पूछ ले हाइपर वेंटिलेट भी कितनी देर पहले, तो 30 सेकंड पहले। जब सैंक्शनिंग करो उससे 30 सेकंड पहले हाइपर वेंटिलेट करना है। और हाइपर वेंटिलेट कितना करना है, अप टू द SpO2 कितना हो जाए 100%, कितना 100%।
इतनी चीज समझ आई फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है चलो साहब। और सब मेडिकल मैनेजमेंट सर, आरडीएस का हम सब जानते हैं, पढ़ा होगा या पढ़ लोगे कि सर आरडीएस में सर हम देते हैं सर डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, ये सब अपन देते हैं सर, थेरेपी देते हैं। अच्छा सर डेक्सामेथासोन देते हैं, वो नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो जो डेक्सामेथासोन देते हैं वह है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब फॉस्फोलिपिड बनाएगा, मतलब सर्फेक्टेंट बनाएगा, मतलब लंग्स मैच्योर करेगा। ऐसे तो काम करती होंगी दवाइयाँ है ना। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में लिख देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, मेडिकल मैनेजमेंट कौन सा, जैसे डॉक्सीमेथा है ना, मैथासोन, बेटामेथासोन। अच्छा साहब डेक्सामेथासोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है। 6 mg 4 डोज दी जाती है 12-12 घंटे के इंटरवल में, रूट होगा IM। दोबारा सुनिएगा, डेक्सामेथासोन नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है, 6 mg की डोज होती है, 4 डोज दी जाती है, एवरी 12 आवर के इंटरवल में दी जाती है, रूट होता है IM देते हैं। क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। सर कैसे काम करता होगा, काम सिंपल है, मैंने बोला कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और स्टेरॉइड है मतलब फॉस्फोलिपिड बनाएगा। अरे जब मदर ये दवाई लेगी डेक्सामेथासोन, बच्चे में जाएगा और बच्चे में जब स्टेरॉइड जाएगा फॉस्फोलिपिड का निर्माण करेगा, और जब फॉस्फोलिपिड का निर्माण करेगा तो क्या बनाएगा, सर्फेक्टेंट बनाएगा, और लंग्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे। और लंग्स का मैच्योर करना ट्रीटमेंट ही तो है आरडीएस का, यही तो होता था इसमें। चलो सर बेटामेथासोन सब ये भी सर 12 mg की 2 डोज होती है, 12 घंटे के इंटरवल में दी जाती है, रूट होता है सर IM, इसको कहते हैं बेटामेथासोन। ये भी इस प्रकार मैकेनिज्म काम करता हो। उससे अलावा सर आर्टिफिशियल अपन सरवंता, क्यूराफैक्स देते हैं, इंटरट्रैकियल देखते हैं, है ना, इंटरट्रैकियल रूट से देते हैं, सर्फेक्टेंट ही दे देते हैं आर्टिफिशियल, है ना, सरवंता है, क्यूरासेफ है, 100 mg के हिसाब से दी जाती है लगभग एडमिनिस्टर इंटरट्रैकियल रूट से। ये सब आरडीएस का मैनेजमेंट है। केवल मुझे इतना बताना था कि ये सिम्टम आए तो आरडीएस में तुम क्या क्या ठीक कर सकते हो, बाकी पूरा आरडीएस का पूरा मैनेजमेंट अलग से है, बट फिर भी मैंने कोशिश की तुम्हें यही बताने की समराइज करके। चलो साहब ऐसा सिम्टम है सर हाइपर बिलिरूबिया। सर बिलिरूबिन का लेवल ज़्यादा है, सर दिमाग से आ रहा है सीधा, सर जॉन्डिस वाली कंडीशन हो रही है। तो जॉन्डिस में तो सर हम यही करते हैं सर, एक मेडिकल मैनेजमेंट में तो सर अपन फिनोबार्बिटोन दे दें, तो ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस है फिनोबार्बिटोन। क्या करता है ये, देखो बिलिरूबिन नॉर्मल जॉन्डिस में पड़ा होगा सर, यूडीपीजीटी एंजाइम की कमी से क्या होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होता है। यूडीपीजीटी एंजाइम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन में कन्वर्ट करता है, ये नॉर्मली होता है। यदि यूडीपीजीटी एंजाइम की कमी हो जाए लीवर में, यूडीपीजीटी एंजाइम का सिंथेसिस कम हो जाए, अनकॉन्जुगेटेड कंजुगेटेड बिलिरूबिन कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ेगा, हाइपर बिलिरूबिन ये सब देखें। तो उस यूडीपीजीटी एंजाइम जो कम है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, दवाई दी जाती है फिनोबार्बिटोन, जो काम किस पर करती है, यूडीपीजीटी पर काम करती है लीवर में ना। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सर फोटोथेरेपी करते हैं सर, लाइट थेरेपी जिसको कहते हैं सर, क्या करते हैं सर इसमें, सर बिलिरूबिन ज़्यादा है तो जैसे जॉन्डिस में भी ट्रीटमेंट किया जाता है सर, लाइट थेरेपी होती है, ब्लू लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है सर, बच्चे को लेटा दिया जाता है सर, लाइटें लगी हुई होती है, लाइट और बच्चे के बीच में डिस्टेंस अराउंड 18 इंच 18 इंच या 45 सेंटीमीटर का अराउंड होता है सर, ठीक है ना सर। उस वक्त सर आइज को रेटिना डैमेज नहीं हो जाए और अपने जेनेटल्स को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, ये सब जानते होंगे। सर फोटोथेरेपी सर किस मैकेनिज्म पर काम करती है, सर मैकेनिज्म का नाम होता है, पहला होता है सर आइसोमराइजेशन, कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होना, आइसो स्ट्रक्चर चेंज होना, मतलब इसमें जेड आइसोमर से ई आइसोमर में कन्वर्ट होता है। केवल तुम इतना समझ लो किस मैकेनिज्म पर काम करता है फोटोथेरेपी, कि फोटोथेरेपी में पहला प्रिंसिपल जिस पर काम करता है जिसका नाम क्या है, कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन। सेकंड सर काम करता है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, ई रूबिलोबिन को एल रूबिलोबिन में कन्वर्ट होना, ये सब बात की बात है ना। तो पहला मैंने बता दिया कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन। सेकंड प्रिंसिपल पर काम करता है फोटोथेरेपी जिसका नाम स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन जो मोस्ट कॉमन। थर्ड है फोटो ऑक्सीडेशन का काम करता है ना, ये फोटोथेरेपी होती है साहब। जब फोटोथेरेपी देते हैं तो सर हमें जैसे नर्सडोल कहा जाता है कि हर 2 घंटे में बेबी को क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करवाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है ना, तो ये डिहाइड्रेशन कोज कर देता है कि लाइट की वजह से डिहाइड्रेशन तो होगा बच्चे में, इसलिए फ्लूइड का लेवल मोर देन 20 से 40 ml एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रख पाते हैं, ये सब फोटोथेरेपी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सर ईबीटी एक्स, तो
ईबीटी क्या होता है? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ईबीटी के बारे में ये सब मैनेजमेंट तुम हाइपर बिलीरुबिक जॉन्डिस में पढ़ने वाले हो। केवल मेरा बताने का पर्पस ये है कि ये जब सिम्टम्स आए तो तुम किस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलो ईबीटी में क्या होता है? अम्बिलिकल वेन बेबी का अम्बिलिकल वेन रखा जाता है, लगभग 5 से 7 दिन तक रहता है, वो अपने आप रिमूव होता है। ये जो 5 से 7 दिन होता है, इस 5 से 7 दिन के अंदर क्या करते हैं, जो अम्बिलिकल वेन है, इस अम्बिलिकल वेन को यूज करते हुए अम्बिलिकल वेन के अंदर अपन 5 फ्रेंच का कैनुला यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए अम्बिलिकल वेन यूज की जाती है। 5 फ्रेंच का कैथेटर होता है। लगभग ये 85% ब्लड क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ट्रांसफर हो जाता है, ठीक हो जाता है, रिप्लेस किया जाता है न्यू ब्लड से, फ्रेश ब्लड से, है ना। और लगभग इसमें जो जितना ब्लड रिफ्रेश करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसमें लगभग 70% तो अपने आरबीसी बोलेंगे, 30% एफएपी प्लाज्मा होता है। ये सब अपन मैनेजमेंट इसमें ईबीटी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, कुल मिला के नया ब्लड चढ़ाते हैं। ये समझ के चलो, ठीक है ना। नेक्स्ट सर, हाइपोग्लाइसीमिया। सर कुछ ऐसा सिम्टम भी था सर, ग्लूकोज का लेवल बच्चे में कम हो रहा था। तो हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं? पहली चीज तो सर, जब लेस देन 40 mg/dl हो जाए, 40 से कम देखने को मिले क्या ग्लूकोज लेवल, इसी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिक। पहली चीज ये समझिएगा, जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो मैं बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा यार 40 कहाँ हाइपो, 60 हाइपो, एडल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन पीडियाट्रिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 40 से कम होना कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिक बेबी। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सर ग्लूकोज दे दो सर, और क्या है, डेक्सट्रोज दे दो, D10, ये डेक्सट्रोज की अलग फॉर्म आती है ना, D10, तो D10 D5 है ना। तो सर डेक्सट्रोज दे दो। लगभग रेट होती है 2 ml/kg के हिसाब से, पर केजी कितना? 2 ml, है ना। तो 2 ml/kg के हिसाब से अपन इसका रेट रखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया D10 के हिसाब से अपन यूज किया जाता है। चलो साहब, बेबी यदि हाइपोग्लाइसेमिक है तो हमने डेक्सट्रोज दे देंगे, सिम्टम्स को अपन ठीक कर सकते हैं। डेक्सट्रोज देके D10 2 ml/kg के हिसाब से। हाँ, एक पॉइंट और याद आ रहा है मुझे, सुनना वो भी एक्स्ट्रा है सर। हाइपोग्लाइसेमिक का कोई पूछ ले तुमसे कि बच्चे के अंदर, है ना, न्यूनेट न्यूबॉर्न में या इन्फेंट के अंदर अर्ली साइन कौन सा होता है? तो कोई पूछ ले कि अर्ली साइन क्या, अर्ली साइन, है ना, क्या होगा, किसका अर्ली साइन क्या होगा, किसका? हाइपोग्लाइसेमिक बेबी का। हाइपोग्लाइसेमिक बेबी का अर्ली साइन तो बच्चों याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है डाइफोरेसिस, भूलना मत। क्या है? डाइफोरेसिस। मतलब क्या होता है? डाइफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, है ना, पसीने आना, है ना। तो एक्सेसिव स्वेटिंग होना ये क्लिनिकल फीचर्स है अर्ली, है ना। और भी है सीजर्स, ट्रेमर, ये सब है ना, वीकनेस आना। मैं बोल रहा हूँ अर्ली, है ना, डाइफोरेसिस आना। चलो साहब, नेक्स्ट सर सिम्टम हमने देखा था सर हाइपोकैल्शियमिया। हाँ सर, हाइपोकैल्शियमिया देखा था। तो सर कैल्शियम कम है तो सर कैल्शियम दे दो। तो कैल्शियम क्या दे दो? सर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो। अरे हाँ या ना। तो सर इसमें क्या दे देंगे अपन? हाइपोकैल्शियम में क्या ट्रीटमेंट कर देंगे सर? कैल्शियम क्या दे देंगे? ग्लूकोनेट। ये चीज समझ आई क्या? चलो साहब, सर मैक्रोसोमिया साइज बड़ा है सर। तो सर साइज बड़ा है बेबी का, तो सर क्यों ना हमें कैलोरी काउंट कम कर दो सर। तो इसमें क्या कर देंगे? कैलोरी काउंट क्या कर देंगे? कम कर देंगे, है ना। डाइट को ध्यान देंगे, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे कुल मिला के ना सर। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऐसे सिम्टम्स आए थे सर, है ना, हार्ट डिजीज थी, सैक्रल एजेनेसिस था। तो सर ऐसा तो उसका तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो होगा नहीं कि दवाई दी ठीक हो गया सब, एंजेनेसिस सैक्रल एजेनेसिस ठीक हो गया, नहीं। सर्जिकल रिपेयरमेंट, सर्जिकल रिसेक्शन या अपना जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो हो पाएगा वो हमें करना पड़ेगा। तो वो सर्जिकल रिसेक्शन से अपन उस एब्नॉर्मलिटीज को ठीक कर सकते, सेप्टम है सेप्टम को बंद करेंगे, ये सब अपन सिम्टम के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। इससे अलावा सर और सिम्टम भी थे, जिस पर सर बर्थ इंजरी था, है ना सर। बर्थ इंजरी सर, बेबी का साइज बड़ा था। तो सर बेबी का साइज बड़ा था तो सर साइज की वजह से शोल्डर डिस्टोशिया था, ये प्रॉब्लम आ रही थी, ओवरलैप हो रही थी। तो सर हम क्या करेंगे सर? इतना ही ध्यान रखेंगे कि ऐसा बेबी है तो सर उस टाइम पे हम डिलीवरी, जो मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करेंगे कि सर सिजेरियन बेटर रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं रहेगी, प्रॉब्लम पहले से डिस्टोशिया वाली, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसे बर्थ इंजरी डिफेक्ट ना हो, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि मोड ऑफ डिलीवरी का बड़ा ध्यान रखेंगे एज ए नर्सिंग रोल, है ना। तो बच्चों आई होप मैंने काफ़ी कोशिश की है तुम्हें बेटर समझाने की। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हें समझ आया होगा। मैंने आईडीएम क्या होता है डेफिनेशन देखी थी कि एचपीएल की वजह से ये सब होता है। तो ये आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो समझिएगा और अच्छे से पढ़ती रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।